हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के टॉपिक से। और ये काफ़ी इजी टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। इनको वैसे ये चीज़ ना एनवायरनमेंट के अंदर नहीं देनी चाहिए थी, इकोनॉमिक्स के अंदर ही देनी चाहिए थी, जो इकोनॉमिक्स की जो टॉपिक्स होते हैं। और लेकिन फिर भी इन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में अगर इसको दिए रखा है, क्योंकि ये जो सर्कुलर इकोनॉमी का टॉपिक है, नाम से ही पता लग गया होगा जब इकोनॉमी वर्ड ही है, लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट के सेक्शन के अंदर इसको अगर डाल रखा है तो इसका लिंक जो है बेसिकली वो एनवायरनमेंट का लिंक इकोनॉमी के साथ जो है उसको इस्टेब्लिश करा गया। ठीक है, ये हम देखते हैं कैसे। पहली बार क्या हुआ है, एक डे ऑब्जर्व करा गया है, नाम है इसका IDZW, इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट। मैं अभी आपको बताऊंगा, यार खुद सोच के देखो ना सब लोग, शैली, ईशा, मयूर, ज़ीरो वेस्ट जैसी कोई श्रेया कोई चीज़ हो सकती है जो ज़ीरो वेस्ट, मतलब वेस्ट एमिट ही नहीं हो रहा काइंड ऑफ। हम अपने आप को ही देख लें, दुनिया पे क्या जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल डे है ना। हम अपने आप को ही देख लें, कल सुबह हमारे घर से या 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कूड़ा नहीं निकलेगा, किसी भी प्रकार का वेस्ट ही है ना, सब कुछ है ना। लेकिन अभी मैं बताता हूँ ये ज़ीरो वेस्ट का मतलब क्या। अभी आगे चलते हैं। इसको ऑब्जर्व करा गया टू एनकरेज एवरीवन कि वो प्रिवेंट करें और मिनिमाइज करें वेस्ट को, और वो एक सोसाइटल शिफ्ट जो है, सामाजिक परिवर्तन लेकर आए टुवर्ड्स अ सर्कुलर इकोनॉमी। अच्छा, अगर सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ अगर अभी हमें शिफ्ट होना है, तो जो आर्थिक व्यवस्था है हमारी इन टर्म्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, वो अभी कौन सी है? सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होना है तो अभी भी तो कोई इकोनॉमी चलती होगी ना। इसको कहा जाता है, जो अभी चलती है, लीनियर इकोनॉमी। ठीक है, इसको कहा जाता है लीनियर इकोनॉमी। अब लीनियर इकोनॉमी क्या है, ये बचपन से हम 3rd क्लास 4th क्लास से साइंस में और ईवीएस के सब्जेक्ट में पढ़ते थे। ये सुने कंसेप्ट ऑफ 3 R's, बोलो सब लोग। रिड्यूस एंड रिसाइकल, ये है लीनियर इकोनॉमी। अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं तो यानी कि इस कंसेप्ट के अंदर कुछ ना कुछ खोट है ना ईशा, कुछ ना कुछ खोट है इस कंसेप्ट के अंदर, ये ठीक नहीं है पर्यावरण के लिए। वही हम देखते हैं अभी क्या है और क्या है इस टॉपिक के बारे में। न्यूज़ में क्यों था, एक अप्रोच अपनाई गई इस इंटरनेशनल डे को जब हमने अडॉप्ट करा, जीरो वेस्ट अप्रोच। एंड इस जीरो वेस्ट अप्रोच के अंदर एंटेल का मतलब होता है रिक्वायर या फिर इन्वॉल्व। ठीक है, समथिंग विच इज इन्वॉल्व, या फिर कोई किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, कि जीरो वेस्ट अप्रोच ये रिक्वायर करती है डैट देयर शुड बी रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट्स। डिस्पोजल का बेसिकली ये मतलब होता है जब आप प्रोडक्ट्स को डंप कर रहे हो या फिर स्क्रैप कर रहे हो, तो वो सेफ तरीके में होना चाहिए। और अब उसका तरीका जो प्रपोज करा गया है वो ये करा गया है, इट शुड बी इन अ क्लोज्ड एंड सर्कुलर सिस्टम। यानी कि इसका मतलब ये है ना, अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर वे में या साइकिल की टर्म्स में होती है, हम लोग बड़े दिन से ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के अंदर ये टर्म पढ़ रहे हैं श्रेया, है ना। कोई भी चीज़ को अगर हम साइकिल या सर्कुलर कह रहे हैं, ये डंप या स्क्रैप होने के बाद दोबारा यूज में आ सकती है, इसका मतलब थ्रो अवे नहीं होगी, यही मतलब होगा इसका, है ना। इसका मतलब ये है जो रिसोर्सेज हैं दे आर रीयूज्ड एंड रिकवर्ड एज मच एज पॉसिबल। देखो ऐसा नहीं है कि अब आप हर रिसोर्सेज को 100% रीयूज या रिकवर कर लोगे, जितना पॉसिबल हो उतना करना चाहिए। एंड कोशिश ये भी होनी चाहिए कि उसके साथ जब आप उसको दोबारा रीयूजेबल बना रहे हो या फर्स्ट टाइम जब आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, ये कम होना चाहिए। अब हम ये जो डे ऑब्जर्व करा गया श्रेया, ये इंटरनेशनल डे था ना, जहाँ पर इंटरनेशनल बात हो जाता है तो यानी कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो यूनाइटेड नेशंस का होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, यूएन की जो जनरल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जिसको यूएनजीए कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने 2022 में पिछले साल एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा था। इसने बोला था मार्च 30 को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए एज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। ठीक है, हर एक साल। ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट है, ये जॉइंट तरीके से इम्प्लीमेंट करा गया था
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा और यूनाइटेड नेशन सेटलमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसको आम भाषा के अंदर यूएन हैबिटेट भी बोला जाता है। थीम क्या रखी गई इसकी? अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड का मतलब होता है गुड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल होता है ना, उसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल होती है कि देखो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और आपके जितने भी मंत्रिमंडल हैं, आप सब लोग ये चीज़ सुनो, आर्थिक व्यवस्था और पर्यावरण की जो व्यवस्था है इसको अनुकूल रखने के लिए, इसको बैलेंस रखने के लिए आपकी सरकार को ये वाले प्रयास करने होंगे अल्टीमेटली, वरना आप एक ऐसी लेगेसी छोड़ जाओगे जिसकी वजह से आने वाली सरकारों को उसको ठीक करने के लिए उनकी कमर टूट जाएगी एंड जो आने वाली जनरेशन है उसको बहुत हानि पहुंचेगी। ये चीज़ जो एडवाइस करता है प्रधानमंत्री को और उनके मंत्रिमंडल को, उनके कैबिनेट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, एक बॉडी एडवाइजरी। अब देखो एडवाइजरी बॉडी तो बाइंडिंग तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब टॉप के पढ़े लिखे लोग बैठे रहते होंगे, इसका नाम होता है EAC, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ये पहले सिर्फ आर्थिक व्यवस्थाओं पे पीएम को और पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सुझाव देती थी। अब श्रेया इसका नेचर पता क्या हो गया है, ये आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण की व्यवस्था पे भी सुझाव देती है सरकार को, वरना इसका इस टॉपिक के अंदर क्यों जिक्र होता। इसका ये मानना होता है कि अब ये जो 21st सेंचुरी की जो सच्चाई है ना शैली, वो ये है कि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट ये साथ साथ चलते हैं। अगर ये अफेक्ट हो रहा है इससे तो उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, ये अफेक्ट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। आप खुद भी एग्री करते हो कि नहीं करते हो बताओ? हमारी जो इकोनॉमिक व्यवस्था है वो पर्यावरण की व्यवस्था से तो चलती है कि नहीं चलती है, बताओ? जस्ट इमेजिन मयूर, आपके घर में टेबल है रेड सेंटर्स के पेड़ की, तुमने कितनी धज्जियां उड़ाई होंगी एनवायरनमेंट की, सोचो। अगर मैं उसको चोरी करके तोड़ के ले जाऊं ना, हल्का सा टुकड़ा, 1.5-2 लाख रुपए तो मेरे पास ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, बताया था ना मैंने रेड सेंटर्स के बारे में, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको पता ना सच में बहुत कॉस्टली होती है ना? हाँ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, PMEAC, इसने एक वर्किंग पेपर रिलीज करा था, इंडिया ट्राइज विद सर्कुलर इकोनॉमी। याद है ये लाइन हमने कहाँ पढ़ी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस में? इंडिया ट्राइज विद डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू की आज़ाद भारत की पहली इंडिपेंडेंट इंडिया की स्पीच, जो कि वो कहाँ से देते हैं? कहाँ से? मेरे घर की छत से, रेड फोर्ट से। हाँ भाई ठीक है यार मन में आ रहा होगा आप लोगों के ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला। कौन सा लाल किला? कहाँ है लाल किला? लाल किला कहाँ है भाई? सोच रहे बैठ, भगवान बैठ के सोच रहे कसम से यार दिल्ली में कौन से सैंडस्टोन से बना है? रेड सैंडस्टोन। चलो लाल किला तो इतना तो बता ही देंगे कम से कम। ठीक है, इंडिया ट्राइज विद सर्कुलर इकोनॉमी। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, ट्राइज का मतलब क्या होता है। मैं और मेरी बंदी अगर शाम को, याद रखना, शाम को अगर एक रोमांटिक डेट पर जाने का प्लान बना रहे हैं, एक वक्त और लोकेशन अगर हम दोनों ने डिसाइड कर ली है, इस रोमांटिक सी इवनिंग की डेट को ट्राइज कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब मिलता जुलता ही होता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है मीटिंग और एंगेजमेंट। मीटिंग और एंगेजमेंट, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ना, लेट्स ट्राई आउट आवर डेस्टिनी, एक मीटिंग और एंगेजमेंट विद द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक वर्किंग पेपर उन्होंने रिलीज करा कि सर्कुलर इकोनॉमी का अगर मॉडल आ जाए तो ये इंडिया के लिए इट विल बी द फर्स्ट टाइम मीटिंग एंड फर्स्ट टाइम एंगेजमेंट। लेकिन वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ साबित होगी, और अच्छी कैसे होगी उसके लिए हम आगे अभी फेवर में पॉइंट पढ़ते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि ये जो प्रेजेंट लिमिटेशन है ना, इसको मिटाने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी आ सकती है। हाँ, सर्कुलर इकोनॉमी की इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में दिक्कतें आ सकती हैं। वो क्यों? मतलब आलसीपन होना लीडर्स का, या टेक्नोलॉजी इतनी ना होना, वो भी हम देखेंगे सारे पॉइंट, डोंट वरी, अभी नहीं करते उसके बारे में बात, अभी तो चल रहा है उसको चलने देते हैं। ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन पता लग गई इसकी क्या है। ठीक है, अब सर्कुलर इकोनॉमी को जानते हैं भाई, ये बड़े टाइम से जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसने मीनिंग तो बताया ही नहीं कि सर्कुलर इकोनॉमी होता क्या है। सर्कुलर इकोनॉमी लीनियर इकोनॉमी मॉडल से अलग है, यानी कि जो बचपन से हम लोग सुन रहे 3 आवर का कंसेप्ट, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, उससे अलग है। सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन,
यानी कि फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्री वाले या कोई भी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी प्रोडक्शन को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो भी उन्होंने प्रोडक्शन के अंदर जो इनपुट्स यूज कर रखे होते हैं ना, आम भाषा के अंदर मैं इनपुट्स को यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कॉम्प्लिकेशन को मिटाते हुए, रॉ मटेरियल्स बोल सकता हूँ मैं ऐसा, रॉ मटेरियल्स। अच्छा, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, रॉ मटेरियल ना दो प्रकार के रॉ मटेरियल होते हैं। एक होते हैं सेकेंड हैंड, डोंट वरी सेकेंड हैंड टर्म यूज नहीं करनी होती, समझाने का तरीका है, और एक होते हैं वर्जन। इसके बारे में क्योंकि जिक्र है आगे चलकर, इसलिए मैं बता रहा हूं पहले से ही, ताकि आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि वो फिर एक फ्लो में दौड़ेगा कंसेप्ट। मैं पहले आपको बता रहा हूं, रॉ मटेरियल जो कि पहली बार मैं अपने गुड्स की मैन्युफैक्चर में यूज कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम, वो रीयूज नहीं है, रिसाइकल वाले नहीं है, वो वर्जन होते हैं, ठीक है। एंड जो एक बार रीयूज होने के बाद, रिसाइकल होने के बाद मैं फिर से उसको यूज कर रहा हूं, वो कोई और यूज कर चुका था या किसी और प्रोडक्ट में वो यूज हो चुके थे, अब मैं दोबारा से उसको वो कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, तो वो सेकेंड हैंड होते हैं, ठीक है। यार जैसे मतलब मान लो कि आप पहली बार आयरन ओर से आपने आयरन निकाली है, फर्स्ट टाइम वो आयरन यूज हो रही है किसी चीज को बनाने में, तो वो वर्जिन आयरन कहलाएगी। अब लोहे को आपने पिघला दिया, आपके घर में बहुत सारे लोहे का धातु पड़ा हुआ था, आपने सबको पिघला दिया, अब वो एक बार तो उससे गुड तो बन ही चुका था, अब आप पिघलाकर दूसरी बार उसका कोई लोहे का एक और कोई चीज या ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वो फिर आपके लिए सेकंड हैंड लोहा है। फिर मतलब बन तो गया फ्रेश प्रोडक्ट, लेकिन एज अ रॉ मटेरियल वो सेकंड हैंड है। फिर वो अभी हम देखेंगे ये डिबेट क्यों छेड़ रहा हूँ मैं, या ये डिबेट सर्कुलर इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में क्यों है, कुछ तो रिलेवेंस होती होगी ना ये वर्जिन और सेकंड हैंड की। अभी देखते हैं अभी इसको, ठीक है, क्योंकि इनपुट्स का जिक्र आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो देखो क्या है, यहाँ पर हमें उसको रीयूज करना है और रिसाइकल करना है इनपुट्स को, ठीक है। यानी कि पहले कौन से इनपुट होंगे, सबसे पहले कौन से इनपुट होंगे, वर्जिन, और रीयूज और रिसाइकल जब हो रहा है बस सेकेंड है। लेकिन कोई दिक्कत है क्या इससे, इनपुट को दोबारा यूज कर लो, कोई दिक्कत है क्या इससे? अरे बिल्कुल नहीं है मूर्खो, सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट पढ़ रहे हो, बोलो जितनी बार यूज हो सके उतनी बार करना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल आइडिया बेसिकली यहां पर ये है कि जो इनपुट्स हैं उनके बीच में शैली ईशा एक हमें सर्कुलरिटी देखने को मिलनी, सर्कुलरिटी जो है वो देखने को मिलनी चाहिए। सर्कुलरिटी मतलब क्या, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यहां तक क्लियर है। अब देखो सर्कुलरिटी में एक एडिशनल चीज, ये वर्ड रीमैन्युफैक्चर। अब क्लियर हो गया सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट। अगर अभी तक बचपन से आप ये जो बोल रहे थे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, या आप क्या बोल रहे थे, लीनियर इकोनॉमी का कंसेप्ट, हमें बताया नहीं था बचपन में किसी ने भी, घर वाले भी बेवकूफ़, हमारे टीचर भी बेवकूफ़, ठीक है। हमें अब बताया जा रहा है कि उसको बोला जाता था लीनियर इकोनॉमी। चौथा इसमें क्या ऐड हो गया जिसको हम सर्कुलर इकोनॉमी बोल रहे हैं, रीमैन्युफैक्चर। बाकी हाँ, बाकी जो अभी है अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो उस प्रोडक्ट की एंड लाइफ आ चुकी है, कभी ना कभी तो फेंकोगे ना, खराब तो होगा वो चीज़, कोई भी ना कोई चीज़ हो, है ना। यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट ये कहता है जिन मटेरियल को यूज करके वो चीज़ पहली बार बनी थी, यानी कि कौन से मटेरियल को यूज करके, वर्जिन मटेरियल को यूज करके। फर्स्ट टाइम तो कभी ना कभी तो वो नेचुरल रूप से, कुदरती रूप से निकाला गया होगा ना, कभी तो उसका फ्रेश यूज हुआ होगा ना कभी ना कभी। जब फर्स्ट टाइम ऐसा कोई यूज हो रहा है तो जो वर्जिन मटेरियल से कभी भी कोई चीज़ बनी होती है, ये मैं बार बार आपकी बोलने की आदत इसलिए डलवा रहा हूँ, आपके आंसर राइटिंग में 4 चांद लग जाएंगे। आज के बाद आप इकोनॉमी में भी ना ये जो वर्जिन रॉ मटेरियल का कंसेप्ट अगर आप यूज़ करने लगोगे ना, एग्जामिनर विल फील, मतलब ही और शी विल बी हैविंग वेरी गुड इंप्रेशन अबाउट यू, अबाउट योर आंसर राइटिंग, अबाउट योर कंटेंट एंट्रिचमेंट, ठीक है। तो द मटेरियल्स विच आर यूज टू मेक इट आर केप्ट इन द इकोनॉमी, यानी कि इनको इकोनॉमिक्स, देखो अब ये लाइन देखो, दे आर केप्ट इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम से इनको फेंका नहीं जाता है। अब आप कहोगे सर केप्ट इन द इकोनॉमी, सब कुछ हमारे देश में जो पड़ा है वो इकोनॉमी में, तो नहीं यार,
अगर आपने लैंडफिल साइड पे फेंक दिया, डंपिंग वेस्ट ग्राउंड्स के अंदर उनको फेंक दिया, वो ऐसे ही आपके स्टोर रूम के अंदर कहीं छत पर कहीं पड़ा हुआ है, तो फिर अब आप क्या उसका इकोनॉमिक यूज़ करो या फिर इकोनॉमी के अंदर वो सर्कुलेट हो रहा है। आपको पता है इससे बढ़िया तो आप कुछ पैसे लेकर कबाड़ी वाले को उसको दे दो, तब कम से कम जब वो कबाड़ी वाले की रेडी से आपके घर के गली के नीचे से जब वो जाएगा ना, तो आप कह सकते हो कि इकोनॉमी के अंदर हमने उसको सर्कुलेट करवा दिया है। जब तक वो आपके स्टोर रूम या छत के ऊपर ऐसे सामान पड़ा हुआ है ना, तो वो आपने इकोनॉमी के अंदर उसको रखा नहीं हुआ है, आपने उसको डंपिंग साइड पे रखा हुआ है, जो कि आपने उसको छत या कोई कमरे को बना रखा है। ये क्लैरिटी मिली। और एक बार बताओ, हम ये करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ, हमारे घर वाले ऐसे करते हैं? हमारे घर में ऐसा होता है? श्रेया, घर वाले चेंज करो अपने। तो कहाँ गए? दे आर रीयूज्ड वेन एवर पॉसिबल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट आई है पहली बार सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर, सर्कुलरिटी गैप रिपोर्ट 2023। मैं आपको बता रहा हूँ श्रेया, 2024 वाले एग्जाम के अंदर मयूर ना हमें ये चीज़ आ सकती है कि सर्कुलरिटी गैप रिपोर्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया ब्रिटेन के रिलेशंस के साथ है, या यूएसए क्या कोई ड्रोन है उसके साथ है, या फिर ये सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट है। अब पता है होता क्या है, सर्कुलरिटी लिखा हुआ है, सर्कुलर इकोनॉमी ऑप्शन होगा। अब लौंडे लौंडिया बैठ के श्रेया एग्जामिनेशन हॉल में सोचते हैं यार ये यूपीएससी का एग्जाम है, इससे आईएएस बनते, इतना ईजी तो क्वेश्चन हो नहीं सकता ये। ठीक है, वी हैव टू प्ले ऑन आवर फुट। ठीक है, हमें पता होना चाहिए, बस बात यही है। ठीक है यार, तुक्के सच में नहीं लग सकते, जो डरा हुआ पर्सन यानी कि वो पढ़कर नहीं आया है। ठीक है, तो सर्कुलरिटी गैप रिपोर्ट इज कंसर्न विद सर्कुलर इकोनॉमी। इस रिपोर्ट ने क्या कहा? ओनली 7.2% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इज सर्कुलर, यानी कि वहां पर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रीमैन्युफैक्चर का कंसेप्ट है। अच्छा यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताना भूल गया, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये जो वर्ड आएगा ना लीनियर इकोनॉमिक मॉडल में, अब दिखाई देता हूं, इसको कहा जाता है 3 R's इकोनॉमिक मॉडल। और जब मैंने रीमैन्युफैक्चर वर्ड आपको बताई दिया, इसको कहा जाता है 4 R's मॉडल। ये 4 R वर्ड डाल देना और 3 R से डिफरेंशिएट करके ये रीमैन्युफैक्चर वाली बात लिख देना, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, अब श्रेया जब पढ़ने लगे हो करंट अफेयर मयूर, तो शैली ये सब बातें दिमाग में आती होंगी आपके कि सर ये जो रिपोर्ट वगैरह दे रखी होती हैं ये करनी है। यार देखो, 1 साल की बात है, 11 मैगजीन्स की तो करनी ही करनी है। पता है क्यों? आंसर राइटिंग में कुछ भी नहीं होगा ना निकले को, जब इंट्रोडक्शन नहीं बन रहा होगा, इन रिपोर्ट्स को कोट करके आंसर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? और वजनदार भी लगता है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, वापस आता हूं मैं। सर्कुलरिटी गैप रिपोर्ट ये बोलता है कि 2023 में उसने ये बोला कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल है वो सिर्फ 7.2% है। ये अच्छा है कि बुरा है? बहुत कम है ना, अच्छा है ना बुरा, कम है ये। ठीक है, और इसका ट्रेंड जो है वो डिक्लाइनिंग फेज पर है, यानी कि जो कंट्रीज हैं वो किसकी तरफ ज्यादा ओरिएंटेड है, 3R मॉडल के 4R मॉडल? 3R, वेरी गुड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड। क्योंकि देखो ना, वो किसको इग्नोर कर रहे हैं, किस चीज को? नहीं, रीमैन्युफैक्चरिंग को। और ऐसा क्यों, अभी हम देखेंगे। अगर वो रीमैन्युफैक्चरिंग को इग्नोर कर रहे हैं तो कौन से रॉ मटेरियल्स की तरफ वो जा रहे हैं, यानी कि सेकेंड हैंड के वर्जन। और बार बार वर्जन को यूज करना ठीक है क्या रॉ मटेरियल्स को? क्यों? अर्थ की रीजनरेटिव कैपेसिटी की लिमिटेड उसकी होती है। आपको पता ना इंसानी भसड़ और अर्थ का क्या डिसबैलेंस चल रहा है। अर्थ देता है लेकिन टाइम लगता है, इंसान को जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ। तो वो इतना वो नहीं, जैसे मतलब मान लो यार आप खाना खाने बैठे, मम्मी की आपकी तबीयत खराब है, मुश्किल से वो किचन तक गई, 2 रोटियां बना पा रही हैं, आप 4 दोस्त और ले गए अपने साथ, तो एक एक थाली तक जब तक सबके रोटी आएगी तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? वही वाली बात है। अब हमें इसकी नीड क्या है सर्कुलर इकोनॉमी की? ये टॉपिक ठीक लग रहा है ना आपको? ऐसा तो नहीं सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि आप सुनिए, पहली बार रहे हो, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कि जैसे अगर आपका कोई चैप्टर हो बेसिक, जिसको कोई भी नॉलेज ना उसको समझ में आ जाए। पक्का? ठीक है। नीड फॉर सर्कुलर इकोनॉमी।
सर्कुलर इकोनॉमी की नीड हमें इसलिए सबसे पहले तो हमें रिप्लेस कर रहा है लीनियर इकोनॉमिक मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, जो रिसोर्सेज हैं दे आर यूज टू मेक थिंग्स, उनकी कंजम्पशन हो गई एंड फाइनली दे आर थ्रोन अवे। बस ये थ्रो अवे नहीं करना, हमें क्या करना है, इसको रीमैन्युफैक्चर। एक आंकड़ा है हमारे सामने, 1970 से लेकर 2015 तक भारत के अंदर 6 फोल्ड इंक्रीज हमें देखने को मिला है इन एनुअल मटेरियल कंजम्पशन। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, इस आंकड़े से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, मुझे कुछ बहुत अच्छा तो आंकड़ा कुछ ये लगा नहीं है, ऐसे कुछ बहुत एनालिसिस वाली बात कह रहा हूँ। इससे फर्क ये पड़ता है, एनुअल मटेरियल कंजम्पशन बढ़ा है, ठीक है भाई, सेक्स कर करके जनसंख्या बढ़ी है 1970 से लेकर 2015 तक, लेकिन इसकी तरफ नहीं जाया जा रहा, रीमैन्युफैक्चरिंग की तरफ, ठीक है। उसके बाद दूसरी नीड हमें ये है, वी नीड टू रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, भारत जो है लगभग 62 मिलियन टन ऑफ वेस्ट हर साल जनरेट करता है। अब ये जो 62 मिलियन टन जो वेस्ट है, इसमें से 70% ही कलेक्ट हो पाता है अलग अलग जगह से, घरों से, और इस 70% में से टोटल था 62 मिलियन, 12 मिलियन टन जो है वो तो ट्रीट हो जाता है। ट्रीट करने का देखो अभी बताता हूँ मतलब क्या है, और 31 मिलियन टन जो है वो डंप कर दिया जाता है लैंडफिल साइट्स पे। सबसे पहले तो मैं आपको वेस्ट ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट वर्ड का मतलब बताता हूँ। हम लोग जब भी किसी वेस्ट को ट्रीट करते हैं तो याद रखना, ये कई बच्चे जानते भी नहीं है, वो सुनते रहते हैं बस करंट अफेयर के अंदर, ट्रीट वेस्ट ट्रीटमेंट। मतलब बताता हूँ आज मैं आपको इसका। आपको सबसे पहले उस वेस्ट की प्रॉपर्टी और उसके कॉम्पोजिशन को चेंज करना है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ, ट्रीटमेंट इज अ काइंड ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, और आपको फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना है, बेसिकली प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन जो है उसको चेंज करके ट्रांसफॉर्म करना है। वेस्ट ट्रीटमेंट एक्टिविटीज ये इंश्योर करती हैं कि जो वेस्ट है, ध्यान से सुनना, कीवर्ड इसके अंदर ये है, कैच वर्ड जो है उसका लीस्ट पॉसिबल इंपैक्ट हो किसके ऊपर, लीस्ट पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट, लीस्ट पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट हो उस कूड़े कचड़े का किसके ऊपर, वेरी गुड, ऑन एनवायरमेंट। मैं ईवीएस लिख देता हूं, समझ जाया करो, एनवायरमेंट, ठीक है। उसके बाद ये यहां पर एक वर्ड लिखा होता डंप करना। डंप करने का मतलब क्या होता है, फेंकना, हाँ। अब लैंडफिल वो कह रहे हैं ना, हाँ, लैंडफिल साइट्स पे, लैंडफिल एक ऐसी जगह होती है जहां पर वेस्ट को ना, ये जो डंप करा गया है और ये जो लैंडफिल लिखा हुआ है, यहां पर आप वेस्ट को बरी करते हो, या फिर अगर वो जमीन के अंदर बरी नहीं हो पाता, पूरी जमीन भरी हुई है, इट इज पाइल्ड अप इनटू लार्ज माउंट्स। जैसे याद है एक माउंट पूरा का पूरा गोल गुंबज टाइप एक स्ट्रक्चर मिला था मैं हड़प्पा के अंदर, मोहनजोदारो, ठीक है। अब यही वो चीज है, दिल्ली के अंदर जो ये लैंडफिल साइट है, पूरा का पूरा कूड़े का पहाड़ है। आई थिंक उसको गाजीपुर कहते हैं, क्या कहते हैं, आई एम मतलब गाजीपुर लैंडफिल, कूड़े का पूरा पहाड़ है ये कूड़ा है सब, ये देख रहे हो, ऊपर एरियल व्यू देखो इसका। आप ड्रोन से देखो या फोटो देखो, पता चला चले आप डेट पे चले गए कि दिल्ली में भी पहाड़ है, चलो यहाँ चलते हैं पिकनिक करने है ना, दिल्ली में पहाड़ है, डेट पे गई श्रेया, बंदा मिलने भी नहीं आया ब्रेकअप पहले कि कहाँ बुला रही है, और कह रही है नौकरी करती हूँ प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद जॉब क्रिएशन, इट क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द रिपेयर, ठीक है, एंड रीफर्बिशमेंट ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली बात है, उसके लिए बंदे चाहिए होंगे तो उनको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। रीफर्बिशमेंट का मतलब होता है रेनोवेट करना किसी भी चीज़ को या रीडेकोरेट करना, ठीक है, रिसाइकिल करना एंड रिकवरी करना उन मटेरियल्स की, एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इन सब के लिए बंदों की और उनके साथ जुड़ी हुई स्किल्स की आवश्यकता है, तो जॉब मिलेगी उनको। उसके बाद ग्लोबल कमिटमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11। अच्छा, ये SDG सारे आपको याद करने होते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 जिसकी डेफिनेशन है
या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 जो है वो ये कहता है द गोल इज़ टू मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का ये मतलब होता है यहाँ पर कि आपको जो भी सर्विसेज या फैसिलिटीज़ चाहिए ना, सर्विसेज या फैसिलिटीज़ वो सारी की सारी अवेलेबल है, वो सेफ हो, रेजिलियंट हो। रेजिलियंट वर्ड का मतलब ये होता है यू आर एबल टू विदस्टैंड या रिकवर फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशंस क्विकली। इसका मतलब बेसिकली होता है कोई भी चीज़ जो स्ट्रांग हो, टफ हो एंड जिसकी रिकवरी पॉसिबल हो, उसको रेजिलियंट कहते हैं। जैसे ये शब्द ना अक्सर यूज़ करने को मिलेगा हमें जीएस पेपर 3 के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर श्रेया, कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाना चाहिए हमें कि जो अर्थक्वेक रेजिलियंट हो, हिले ना। होती ना ऐसी बिल्डिंग्स, अर्थक्वेक रेजिलियंट बिल्डिंग्स, वो, और सस्टेनेबल। और इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 12 ये कहता है वी नीड टू इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन, लगातार जो है कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न जो है वो चलते जाए। अब एक बार बताओ, जब 12 होता जाएगा तो 11 कॉम्प्रोमाइज होगा कि नहीं होगा, और जब 11 होगा तो 12, इसके बीच में हमें सिंक रखना है। क्योंकि ये देखो क्या कह रहा है, ऐसा भी नहीं है कि हमें कंजम्पशन पैटर्न या प्रोडक्शन पैटर्न को रोक देना, ये भी साथ साथ होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें सिटीज़ और ह्यूमन सेटलमेंट को प्रोडक्शन के बावजूद, कंजम्पशन के बावजूद इंक्लूसिव बनाना है, सेफ बनाना है, रेजिलिएंट बनाना है और सस्टेनेबल बनाना है। इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैलेंज है कि नहीं है, बताओ पॉलिसी मेकर्स के लिए। हमारे मन में आता है ना कि जब इतनी कंप्लेंट है भाई तुम्हारे अर्थव्यवस्था के अंदर, तो रोक दो सारी प्रोडक्शन, हर जगह बिल्डिंग तोड़ के उगा दो सारे प्लांट। लेकिन नहीं जी, हमें दुनिया में compete करना है, डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप बनना है, प्रोडक्शन तो होगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी हमें अपने पर्यावरण को और सारी चीज़ों को स्वच्छ रखना है, लोगों को बीमार नहीं होने देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बनाना है। तो इंडिया ने प्रॉमिस करा है 2070 तक, साल 2070 तक COP 26 की समिट के अंदर। अब ये जो COP होता है ना श्रेया, आपके लिए नई टर्म होगी है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये बेसिकली ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर साल एक मीटिंग होती है। जैसे COP 15 की जब मीटिंग हुई थी तो भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी थी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर, हर एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव का कहने का हेडक्वार्टर होता है ना, एक हमारे पास भी हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। COP 26, और क्योंकि आप गुरुग्राम में रहकर बड़े साल तक काम कर रहे हो, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन लाजमी है, ठीक है। COP 26 की मीटिंग जो ग्लासगो में होती है, ग्लासगो कहां पर है, स्कॉटलैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूके का ही पार्ट होता है वो, कई लोग उसको स्कॉटलैंड को सेपरेट कंट्री समझते हैं, नहीं जी, ठीक है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये सारी की सारी इसकी एक टेरिटरीज है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इट इज़ यूनाइटेड ऑफ ऑल दीज 4 टेरिटरीज होती हैं मेजरली यूके में। एंड दिस इज वाई सर्कुलर इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। हाँ, अब यहाँ पर एक टर्म आई है जो कि अगर मैं आपको आज क्लियर कर दूँ तो आपके PMFIs का काफ़ी सारा बर्डन जो है वो खत्म हो जाएगा। नेट ज़ीरो एमिटर या नेट ज़ीरो एमिशन का कंसेप्ट, ठीक है। अब नेट ज़ीरो एमिटर का मतलब या नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब क्या होता है? नेट ज़ीरो एमिशन को सबसे पहले तो आप लोग ये बात याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। क्या कहते हैं? प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर ध्यान देना सब लोग। अब जैसा ये नाम से व्यतीत ये दिखा रहा है ना, हमें लग रहा है कि नेट ज़ीरो एमिटर, वाओ यार, इंडिया 2070 तक सब रोक देगा, सारी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, मैं छत पे माचिस भी नहीं उड़ा सकता, श्रेया छत पे खड़े होकर सिगरेट भी नहीं पी सकती, ये सब बंद हो जाएगा। नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं। अरे श्रेया क्यों दुखी हो रहा है? अरे यार नहीं, मैं बताता हूँ जरा, ठीक है। नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब ये है, सबसे बड़ी बात वो ये ना, भारत इतनी दोगलेबाजी के एग्रीमेंट साइन कर आता है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, सबसे अच्छी टेक्निक। इसका सबसे बड़ी बात तो नेट जीरो एमिटर में आपको मेंस के अंदर ही लिखना है, इट डज नॉट मीन दैट कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो। और फिर मन करता है श्रेया जितने अखबार पढ़े सब फाड़ डालो उधर तो लिख कर आ रहा था 000, ठीक है। अब देखो,
हाँ हाँ सही बात है। कोटा फैक्ट्री देखिए सीरीज, जैसे वो कहता नहीं है कि केमिस्ट्री तो एक एक्सेप्शन है ना, जहाँ केमिस्ट्री वहाँ एक्सेप्शन। वही चीज़ है ये। तो देखो, नेट जीरो एमिशन, अब क्या होता है, इट इज़ अ स्टेट, ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ध्यान से सुनना, अब गेम शुरू होता है हमारा इस कंसेप्ट का। सबसे बड़ी बात तो दोगलेबाजी समझ गए, कंसेप्ट के अंदर ही खोट है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आपको एमिशन जीरो कर देने, इसका मतलब बेसिकली ये है कि कंट्री जो भी एमिशन करेगा उसको कंपनसेट करेगा। क्या करेगा? कंपनसेट। अब ये जो कंपनसेशन होगी ये दो कैटेगरी में होगी, ये ए और बी नहीं है, मतलब मैं एक लिखने के उसके बना रहा हूं पर्सपेक्टिव से। कंपनसेशन दो फॉर्म में होगी, 1 और 2। एक होगी कंपनसेशन अच्छा कंपनसेशन होगी किसकी, ये तो बताना भूल ही गया, ग्रीन हाउस गैसेस की या पॉल्यूटेंट्स की, कुछ भी बोलो, वैसे मेन टारगेट तो GHG है, ग्रीन हाउस गैसेस, पॉल्यूशन से, ठीक है, और या पॉल्यूटेड गैसेस की, जो मर्जी मान लो। एक होगी कंपनसेशन कि हम ग्रीन हाउस गैस को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। कैसे कर सकते हैं भाई एब्जॉर्प्शन? फॉरेस्ट, बस फॉरेस्ट। और इसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की वजह से जब हम ये करेंगे तो देयर विल बी अ फिनोमेना, जो कि हमने EVS में पढ़ा था, कार्बन सिंक हो जाएगा, और जिसको स्टैंडर्ड पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है। दूसरी कैटेगरी, ब्लैक से ये बना दी, इसको ब्लू से बना देते हैं। दूसरा है, एक तो एब्जॉर्प्शन होगा, दूसरा है रिमूवल, इसको रिमूव भी करना है। ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट होता है इसका, बिकॉज फॉर रिमूवल वी नीड टेक्नोलॉजीज। और हाँ, टेक्नोलॉजीज भी कैसी, जो क्या कहा क्या गया है इसके अंदर, मैं पूरा वर्ड बता देता हूँ। फ्यूचरिस्टिक, जिसकी वजह से हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो हमें कार्बन को अगेन इससे स्टोर करना है, एंड कार्बन को, बात एक ही है वैसे तो, बेवकूफ़ बनाने वाली दो टर्म्स हैं, कैप्चर करना है। मतलब जो उधर दे रखा है मैंने सब बता दिया आपको। ये चीज समझ में आई? नेट जीरो एमिटर का मतलब क्या है? अभी लाइन आ सकती है ना, एक बार बताओ श्रेया, कंफ्यूज करने को, कि नेट जीरो एमिशन मींस दैट इंडिया विल नॉट एमिट एनी कार्बन पार्टिकल्स, एनी कार्बन सूट पार्टिकल्स बाय 2070। इस वाला ये तो है ही नहीं। मतलब अगर देखो, अच्छा इसको क्या करा जाएगा, इसके लिए ना एक सर्टिफिकेट्स होते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स के सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसको बोला जाता है, यस, इसको बोला जाता है कार्बन बॉन्ड्स। बॉन्ड मतलब ऐसा एक प्रॉमिसरी नोट होता है ना, कि आपने कहीं पर पैसा लगा दिया था एंड देयर इज अ प्रॉमिस कि आपको फिक्स रिटर्न के साथ इतना मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद। कार्बन बॉन्ड का गेम समझो कितना प्यारा गेम है। हालांकि ये डिस्कशन यहाँ पर करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात बता देता हूँ, क्योंकि नेट जीरो एमिशन के साथ ही है, हमारा टाइम बच जाएगा PMFIS में। कार्बन बॉन्ड के अंदर क्या होता है भाई, ये एक पेपर टाइटल होते हैं, ये आपको नहीं दिया जाएगा अगर जब अनटिल अनलेस आपकी, अगर आपकी कोई ऐसी फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है जहाँ से कार्बन एमिशन होता हो। आपने रजिस्टर करवा के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ आप ये कार्बन बॉन्ड ले लो। अब यहाँ पर आपको ना लिमिट दी जाती है, आपकी इंडस्ट्री एक्टिविटी के हिसाब से लोग इंस्पेक्शन करने आएंगे, टीम आएगी पूरी की पूरी, वो मैं बताऊंगा कहाँ से आएगी, डू नॉट राइट अभी के, यहाँ पर जो टीम आएगी वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से आएगी, पूरी की पूरी इंस्पेक्शन होगी, एंड आपको ना एक लिमिट मिलेगी। लिमिट कैसी, कि मयूर की फैक्ट्री जो है वो 50 टन ऑफ कार्बन ही एमिट कर सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, 3 मंथ्स के बेसिस पे। ना मेरे 50 टन वाले इस एग्जांपल पे जाना, ना 3 मंथ वाले एग्जांपल पे जाना, कुछ भी हो सकता है, बस समझने की कोशिश करो। अब मयूर ने क्या करा, मयूर की फैक्ट्री ने सिर्फ 25, कितनी लिमिट थी मैक्सिमम, 50 टन। मयूर की फैक्ट्री ने 25 टन ही रिलीज करा कार्बन, बचा कितना, 25। इस बॉन्ड को लेकर पहुंचा मयूर, मिनिस्ट्री को दिया, मिनिस्ट्री कहेगी बताओ क्या चाहिए, पैसे चाहिए, कैटरीना कैफ से किस्ती दिलवा दें, टैक्स रिलैक्सेशन दे दें, क्या चाहिए?
ठीक है, कैटरीना कैफ की किसी को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें लिखने लायक है मैं इसके अंदर, ठीक है। पैसे ले लो, टैक्स रिडक्शन मिल जाएगा, और बड़े सारे कुल मिलाकर ये जो सारी चीज़ें होती है इसको एक शब्द में मैं बोल सकता हूँ, इंसेंटिव्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब मान लो कि अगर इसने 55 टन कर दिया तो, मतलब 50 की लिमिट को ब्रीच कर दिया तो ही हैज टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी, उसको पेनल्टी नहीं कहा जाएगा, डोंट वरी, ही हैज टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा, एक और चीज हो सकती है, पता है इससे क्या, इसकी ये कंपनी है ए और कोई कंपनी है बी, यार उसने 55 टन कर डाला, अब वो कह रहा है यार पैसे वैसे देने पड़ेंगे सरकार को, उसने मयूर की कंपनी को अप्रोच करा कि भाई साहब आपने सिर्फ 25 टन ही करा है, मैंने सुना है, आप मुझे अपना कार्बन बॉन्ड बेच दोगे, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। मयूर ने कहा ला दे दे पैसे, मेरे तो पड़े हुए हैं। अब जो मयूर से उसने जो कार्बन बॉन्ड खरीदा, ये 25 टन बचा किसके था, मयूर का, लेकिन दूसरी कंपनी ब्रीच कर चुकी थी, 25 टन का ये बॉन्ड उसने मयूर से खरीद लिया, मयूर को पैसे दे दिए, अब उस कंपनी के पास 25 टन और एमिशन करने की परमिशन आ गई है। अल्टीमेटली हमें यहां पर यह देखना है कि जितने बॉन्ड्स रिलीज हैं, सरकार भी सोच समझ के रिलीज करेगी ना बॉन्ड, कि इतना टन ऑफ एमिशन ही हो सकता है एक साल या 3 महीने, एक हफ्ते, 6 महीने के अंदर। अब जिसके बच गए एमिशन, एक दूसरे से ट्रेडिंग कर लो। मयूर न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग आने वाली है, ठीक है, श्रेय ये वाली जरूर करना। उसके बाद अच्छा, समझ में आया पक्का ही इसका मतलब पूरा का पूरा? इंटरेस्टिंग। आगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, टॉपिक से मत भटकना, हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज द नीड ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है बेसिकली, आप फेवरेबल आउटकम्स को इंक्रीज करते हो एंड अनफेवरेबल आउटकम्स को डिक्रीज करते हो, उसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। किसी भी चीज को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज करना। इसका एम्फेसिस बेसिकली ये है कि हमें अपनी प्रोडक्शन लोकलाइज करनी चाहिए, देश में करनी चाहिए, ठीक है, यूजिंग लोकली सोर्स मटेरियल्स, जिसकी वजह से नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके, स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। इंडिया की जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी है वो 251% हायर है देन द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 450 टन पर एकड़। हर एक एकड़ की जमीन से 450 टन वर्ल्ड का एवरेज है कि उतने रिसोर्स दुनिया की वेरियस कंट्रीज निकाल लेती हैं। इंडिया, मैं कहता रहा हूँ, जहां भट्टा बिठाना इंडिया को सबसे आगे देख रहे हो। वैसे तो श्रेय हर चीज नेगेटिव ट्रेंड, 250% आगे, 250 में भी एक नंबर जाता ही है। हाँ, सोच के देखो, ये सारे रिसोर्सेज जा कर रहे हैं। चलो, इसलिए तो मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, पता है, आपको आपकी कंपनी के कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा। नहीं, मैं बताता हूँ। याद है भगत सिंह की जब बातें कोई सुनते नहीं, सुनो तो, भगत सिंह की जब बातें सुनते नहीं थे, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो बहरे जो लॉ मेकर्स थे उनको सुनाने के लिए बम फोड़ा था ना उसने। और फिर चलो कुछ नहीं करना, बस थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी और बस बाद में नारेबाजी, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद इंडिया कैन पोटेंशियली जनरेट एन एनुअल वैल्यू ऑफ 218 बिलियन US डॉलर 2030 तक। एंड ये अगर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के बाद अगर इंडिया बार बार इसको री मैन्युफैक्चरिंग में भी डाल दे, सर्कुलर इकोनॉमी के कंसेप्ट में अंदर डाल दे, तो ये जो एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज हैं 2050 तक हमें 624 US बिलियन डॉलर इतना रेवेन्यू देने लगेंगे। रेवेन्यू के देने लगेंगे, इंडिया के पास इतना बचने लगेगा। कैसे भी कह लो, कांचा यहाँ से पकड़ लो, वहाँ से पकड़ लो, बात एक ही है। रेवेन्यू आए या रेवेन्यू बचे, बात तो वही है ना, यानी कि आपकी सेविंग हो रही है ना, बस। उसके बाद सेल्फ रिलायंस, हमें आत्मनिर्भर बनना है, खुद के ऊपर डिपेंडेंसी हमें क्रिएट करनी है। वी नीड टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड रिसोर्सेज, जिससे इंडिया की रिसोर्स सिक्योरिटी बढ़ेगी, उसका रेजिलियंस बढ़ेगा, ठीक है। एंड इंडिया जो ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस होती है रिसोर्सेज के अंदर, जिसमें वल्नरेबिलिटी आती है, जैसे क्रूड ऑयल के मार्केट एकदम वॉलेटाइल हो जाती है, प्राइसेस ऊपर नीचे चले गए बहुत ज़्यादा, या सप्लाई चेन के अंदर डिस्ट्रप्शन, गल्फ कंट्रीज के अंदर वॉर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, एक दूसरे कंट्रीज ने तेल को कुएं फोड़ डाले एक दूसरे के,
बजूका रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करती है। और ये मजाक नहीं कर रहा मैं श्रेया, कंपेयर ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की वो देखोगे तो मयूर याद होगा फर्स्ट गल्फ वॉर एंड सेकंड गल्फ वॉर, अमेरिका ने जो सद्दाम हुसैन के कंट्री के अंदर घुसकर पूरा का पूरा इराक के इन्वेजन और वो सब करा था, है ना, तेल के कुएं फोड़ डाले थे और ग्लोबल जो ऑयल के प्राइसेस थे वो एकदम से शूट कर गए थे, बूम कर गए थे। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। इंडिया जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के कंटेक्स्ट के अंदर थर्ड हाईएस्ट एमिटर है एंड टोटल जितनी दुनिया के अंदर एमिशंस होती हैं उसका 9.2% एमिट करता है। ये वाली बात तो यहीं से क्लियर हो जाएगी ना, जब 251% उसका रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी है दुनिया से, तो थर्ड हाईएस्ट एमिटर है, फिर भी बहुत मान लो फर्स्ट होना चाहिए था, नहीं, ठीक है। जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो लैंड को डिग्रेड होने से, वेरियस प्रकार के पॉल्यूशन होने से, टॉक्सिक सब्सटेंसेस पर्यावरण में रिलीज होने थे और ग्रीन हाउस गैस एमिशन से, इन सब से हमें छुटकारा दिला सकती है सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ अगर शिफ्ट होते हैं तो? नंबर 1, देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस। पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस, जो कंज्यूमर्स हैं उनको पता ही नहीं है सर्कुलर इकोनॉमी के कंसेप्ट को लेकर कैसे आना है, ठीक है। दे लैक फोकस ऑन रिड्यूसिंग वेस्ट एंड मेंटेनिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स। वो बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी मतलब जो प्रोड्यूसर हो, बेसिकली क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ मटेरियल का मतलब ये है, हमेशा वो यही नहीं सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, हम इस चीज़ को चमकती धमकती बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा बेच डालेंगे, यानी कि पर्यावरण के बारे में कोई कंसर्न नहीं है। इसके लिए लगाम लगाई जाती है एक कंसेप्ट के थ्रू, जिसको मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको, EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा तुम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये किस फॉर्मेट के अंदर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। ऑन प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन भी आ चुका है ये। उसके बाद वी रिक्वायर सिस्टमिक चेंज, यानी कि डिज़ाइन, प्रोड्यूस, कंज्यूम और डिस्पोजल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर चेंजेस हमें करने की जरूरत है। वी नीड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर, जो इनएफिशिएंट और इनफॉर्मल सेक्टर है, जैसा कि आपको पता है इनफॉर्मल सेक्टर ही थे जो कूड़ा कचरा कलेक्ट करने जो आते हैं कहीं भी फेंक देते हैं, है ना, डिस्पोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शहरों में एक नारा चलता है, जो ये कूड़े कचरे वाली जो गाड़ी आती है मयूर, वो बोलती है कि अनाउंसमेंट होती है जब वो बसता है पूरा का पूरा स्पीकर, गुरुग्राम में भी बसता होगा, श्रेया आपने सुना होगा बालकनी वगैरह से कभी, कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करें। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, जबकि 2 कंपार्टमेंट बना रखे हैं। उनको ये कहने का मतलब है कि कचरा लेने आ रहे हैं ना, ऊपर से फ्री का, लोग 3rd फ्लोर से फेंक रहे हैं, कभी कभार लड़कियां गिर जा रही हैं उसके अंदर, ठीक है, फेंकते फेंकते कचरा, तो उनको कुछ लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से। वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर, ठीक है, ये आपको पता लगे। हाँ, परसेंटेज ऑफ गुड्स रिसाइकल्ड इन इंडिया इज जस्ट 20%। यार अगर चौथे आर को अगर हमें फुलफिल करना है और सच में सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट लेकर आना है, इसको तो सबसे ज़्यादा बढ़ना चाहिए रिसाइकल्ड गुड्स को, है ना, तभी तो रीमैन्युफैक्चर करेंगे। पता है क्या दिक्कत क्या हो जाती है यार, रिसाइकल्ड गुड्स या रिसाइकल्ड मटेरियल जो होता है, जो कि सेकेंड हैंड मटेरियल है, वर्जन तो रहा नहीं अभी, ये पहुंचता ही नहीं है मैन्युफैक्चरर्स के पास, तो वो क्या घंटा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसकी? तब तक वो क्या सोचते हैं, भाड़ में जाए, पीछे से ये वाले मटेरियल कितने कम आते हैं, खोदो एनवायरनमेंट को, करो माइनिंग, लगाते हैं हम पैसा, बल्कि वो फ्रेश आएंगे उससे ज़्यादा बनाते हैं। यार इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन को कॉन्टिन्यूस फ्लो चाहिए होता है, पीछे से रिसाइकलिंग ही नहीं हो रही। अब आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपका ही बिजनेस रिसाइकल भी कर रहे, रीमैन्युफैक्चर भी कर ले, भाई इतनी फैसिलिटी नहीं होती सबके पास। ये कोई अंबानी अदानी के बिजनेस नहीं है कि हर कोई आपका कोई ना कोई बिजनेस धंधा फैला होगा, आपने गुजरात से इधर क्या कहते हैं महाराष्ट्र तक पहुंचा दिया, आपकी कोई ना कोई फैसिलिटी है जहाँ पर कभी रिसाइकलिंग का काम चल रहा है, कभी रीमैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है। यार सारी इंडस्ट्री, सारे बिजनेसेस ऐसे थोड़ी ना है देश के अंदर। और आपको एक्चुअली पता होगा ज़्यादातर चीज़ें रिलायंस और अदानी की थोड़ी ना बिकती हैं ग्राउंड लेवल पर, देसी चीज़ें, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर की चीज़ें बिकती हैं गली मोहल्लों में, तो है ना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, दे लैक वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स। हर गली में नहीं आ पाता, और कभी कभार ये गाड़ी वाले बड़े हरामी होते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं ये। उनको क्या लगता है फ्री का है, मतलब कौन सा हमें पैसे मिल रहे हैं, निकल जाओ। देयर इज नॉट सॉर्टिंग फैसिलिटी, क्या इसको बोला जाता है ड्राई वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट। अब एक बार बताओ, हाँ चलो सबकी बुराइयां करना ठीक नहीं है, हम खुद की बुराइयां कर लेते हैं। हमारे घर में कौन सा काम वालियां या फिर मम्मी बोलती हैं खुद से ये करने को कि 2 पन्नियां बना लो जिसमें ड्राई वेस्ट और वो करके,
डस्टबिन जहां देगा फेंकते चलते हैं सामान, है कि नहीं? बगल में आप खड़े हो, मम्मी ने आपको फेंक दिया, पता चला। वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ये लैकिंग है। फॉर इंस्टेंस हमारी प्यारी दिल्ली के अंदर, दिल वालों की दिल्ली के अंदर देयर इज अ माउंटेन ऑफ गार्बेज विच हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद डाउन साइक्लिंग, हाँ ये कंसेप्ट एक आ सकता है, डिफाइन द टर्म डाउन साइक्लिंग। क्यों? बस कंफ्यूज करने को कि मतलब ही नहीं पता, करो टाइम वेस्ट अपना। डाउन साइक्लिंग का मतलब ये होता है, ये इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स। आपने रिसाइकल तो कर दिया, देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ साइक्लिंग, लेकिन देयर इज अ डाउन रिसाइकलमेंट। जितनी उनकी क्वालिटी ओरिजिनल मटेरियल की बनी हुई थी पहले, अब उससे ज़्यादा लोअर क्वालिटी का सामान आपने बनाया है। मतलब प्लास्टिक की बोतल या ग्लास का वो मटेरियल आपने पहले बहुत तगड़ा बनाया था, रिसाइकलिंग करने के बाद आपने वैल्यू गिरा दी। क्यों? रिसाइकल गुड्स से। अब यहाँ पर दिक्कत रिसाइकलिंग में नहीं होती है, यहाँ पर आपने क्या सोचा, यार 1 से 2 बना देते हैं। समझ गए? ये चीज़ है। जैसे मतलब मान लो सांबर जितना गाढ़ा हो, डोसे के साथ वो या इडली के साथ वो उतना ही मज़ेदार होता है इस जगह का। जिस दिन बंदा अगर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए पानी मिलाना शुरू कर देना उसके अंदर, उसकी क्वालिटी गिर जाती है, फिर जाना छोड़ देते हैं हम लोग उसके पास, राइट। तो इट इज मेनली प्रेवलेंट इन द प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। और ये पता है खतरनाक बहुत होता है, जितना पतली लेयर होती है ना प्लास्टिक की, अगर आप उसमें पानी या कुछ भी खाओ, उससे कार्सिनोजेनिक सेल्स पैदा हो जाते हैं बॉडी के अंदर, कैंसर बन जाता है। इसलिए कहते हैं प्लास्टिक की बोतलों वगैरह में कभी पानी वानी नहीं पीना चाहिए, कॉपर या ग्लास। उसके बाद लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर हमें इनोवेशन, नई नई अप्रोचेस चाहिए रिसोर्स डिप्लीशन, वेस्ट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को देखने के लिए। इंसेंटिवाइजेशन ऑफ बिजनेसेस, यार देखो क्या होता है, एकदम से अगर हमें सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ अगर बिजनेस को बोले कि तुम शिफ्ट कर जाओ, ये काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और बिजनेसेस को इसके लिए पैसा वगैरह या टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह कुछ तो चाहिए। एंड देयर इज अ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसाइकल मटेरियल्स। भारत जो है वास्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट रोज जनरेट करता है, जो कि हर अच्छी तरीके से ना कलेक्ट करा जाता है ना सेग्रीगेट, यानी कि ड्राई सॉर्टिंग नहीं होती है इसकी, जो ऊपर पड़ा हमने ये, ठीक है। अब इसकी वजह से बिजनेस आर फोर्स टू रिलाई ऑन वर्जिन मटेरियल। आगे वाला टर्म जो शुरू से बोल रहा हूँ इस लेक्चर में मैं, उनको क्या लगता है पीछे से आ नहीं रहा, तो वर्जिन मटेरियल यहां पर क्या होगा, इसको बोला जाता है, मैं आप यहां पर इसको डिफाइन कर देता हूं, अनयूज्ड रॉ मटेरियल को वर्जिन मटेरियल कहते हैं। यानी कि वो रॉ मटेरियल है जो यूज ही नहीं हुआ, इसकी आज तक कभी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, इट हैज नेवर बीन सब्जेक्टेड टू एनी प्रोसेसिंग एक्सेप्ट जब इसको निकाला जा रहा था धरती के अंदर से, बस तभी हुई है। मतलब और था ये या कुछ भी था, बस तब उसको निकाला जा रहा था, लेकिन ये पहली बार यूज होने जा रहा है, इसको वर्जिन मटेरियल कहते हैं। क्लियर हो गया था ना, पहले मैंने बता दिया था आपको। जबकि बिजनेस क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं सेकंड हैंड मटेरियल को यूज करना, पीछे से सप्लाई इरेगुलर है, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, तो इनको लगता है कम से कम जो माइनिंग वाइनिंग वालों को पैसा देंगे, कम से कम वो तो होगा, लगातार एक फ्लो तो मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। वे फॉरवर्ड क्या है, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पॉलिसी मेकिंग की नेशनल लेवल पे। हमारे पास एक नेशनल लेवल विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में सबको अवेयर कराए, सरकार के पास भी एक मॉडल हो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाँ ठीक है, इन विच वी नीड टू एस्टैब्लिश क्लियर गोल्स, स्ट्रेटजीज एंड इनिशिएटिव्स, जिसकी वजह से सर्कुलर प्रैक्टिसेस या सर्कुलर इकोनॉमी की प्रैक्टिसेस प्रमोट हो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। इसके बाद वी नीड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, लाइक इंसेंटिव्स फॉर बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स टू अडॉप्ट टू सर्कुलर सॉल्यूशन। उसके बाद वी नीड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, ऐसा ना हो कि शुरू हुए और फिर बाद में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा और वो ख़त्म हो गया, ताकि ये देखें हम लोग इससे कितनी अच्छी अचीवमेंट हुई है। वेस्ट डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस कर सकें। वी नीड टू मैनेज वेस्ट मोर एफिशिएंटली, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और दूसरे वेस्ट रिकवरी प्रोसेसेस को यूज़ करके। अच्छा, कंपोस्टिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें आप रिसाइकिल करते हो ऑर्गेनिक मैटर को। कंपोस्टिंग का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, आप यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकिल करते हो, लाइक पत्तियाँ,
या फिर कोई भी फूड स्क्रैप हो गया, छिलके वगैरह, किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हो? वैल्यूएबल फर्टिलाइजर्स के अंदर, जिसकी वजह से ये सॉइल और प्लांट्स को एनरिच करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रेंच कार मेकर रेनॉल्ट की कंपनी 33% ये रिसाइकल मटेरियल यूज करते हैं अपने सारे के सारे कार के अंदर, यूरोप के अंदर। मैंने आपको कुछ टाइम पहले, मयूर आपको याद होगा, जूते दिखाए थे वो, वेरी गुड, मैं नाम ही भूल गया था उसका। ये जो ओशन प्लास्टिक होता है ना, उसको यूज करके बनाते हैं अपने जूते। ये ओशन प्लास्टिक में बताता हूं, अरे यार, जो वेस्ट ओशन में फेंक दिया जाता है प्लास्टिक वाला, ये इसके बाद करा क्या जाता है, ये जो है ना ओशन प्लास्टिक शूज, इनकी प्रोसेसिंग होती है, काट काट के इससे चीज़ें बनती हैं। एडिडास, नाइकी वगैरह ने सबने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना शुरू कर दी है। ये अच्छे भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। इससे बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, ये जूते वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग शूज़ हैं, ये अच्छी क्वालिटी के। दो ये आप ये नीमैन के बारे में लिख सकते हो, मैंने ये आई थिंक ये PMFIS के अंदर बता रखा था मयूर, है ना। फिर इंसेंटिवाइजेशन, इंसेंटिव देना ऑन यूजिंग रीयूज्ड, रिपेयर एंड रिसाइकल्ड 3R प्रोडक्ट अगर कोई यूज़ करो तो वी नीड टू गिव इंसेंटिव्स, ठीक है, टू द कंपनी। इसके बाद वी नीड टू इन्वेस्ट इन इनोवेशन टेक्नोलॉजी, ताकि सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्यूशन हम लोग डेवलप कर सके सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मैनर में। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। ऊपर आते हैं ज़रा, एक ये चीज़ देखते हैं, जस्ट अ मिनट, पहले ये बहुत हौच पौच हो गया, इसको क्लीन कर दूँ मैं। यहाँ पर देखो सर्कुलर इकोनॉमी के पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है। ये है डार्क ग्रीन वाला करंट सिनेरियो, और सर्कुलर इकोनॉमी को अडॉप्ट कर ले तो ये बन जाएगा सर्कुलर इकोनॉमी का सिनेरियो। ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करें, देखो यहाँ पर जो भी ये, पहले डार्क ग्रीन वाले पे फोकस करो, इसका सबका ट्रेंड आपको राइजिंग दिखेगा। ये बढ़ रहा है, देखो ये इसके कंपैरिजन में बढ़ रहा है, ये इसके कंपैरिजन में बढ़ रहा है, और ये इसके कंपैरिजन में बढ़ रहा है। मैंने डार्क ग्रीन वालों को कनेक्ट करा है, क्यों यार, साल देखो ना, 2030 से 2050 तक ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो बढ़ेगा, कंजम्पशन ऑफ वर्जिन नॉन रिन्यूएबल मटेरियल ये बढ़ेगा, अर्बन ग्राउंड लैंड यूज फॉर कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग, घर वगैरह बनेंगे, बिल्कुल बढ़ेगा, एंड वाटर यूसेज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये बढ़ेगा। लेकिन अगर सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल को अगर हम लोग यूज करें तो अब देखना, ये ग्रीन वाले रिड्यूस, ऑलमोस्ट सेम, ये इंक्रीज होगा और ये भी इंक्रीज होगा। लेकिन अब आप कहोगे इंक्रीज हो रहा है ये तो, लेकिन इसके कंपैरिजन में अब आप देखो ना ज़रा, इससे तो हाँ इससे तो कम ही है ना, इससे तो कम है ना, इससे तो कम है ना, इससे तो कम है ना। क्योंकि हम रियलिटी को ये नहीं बोल सकते कि नहीं उस टाइम पर यूज़ ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने एक मजाक देखा, 2070 तक क्या इंडिया कार्बन एमिशन का 0 एमिटर बन जाएगा? सच में कुछ नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं। और कहाँ खाई थी इंडिया ने ये शपथ? सच्चाई के रखवालों ने कहाँ पर अपनी माँ की कसम खाई थी? ग्लासगो, ठीक है। श्रेया डोंट वरी, बुढ़ापे तक आराम से हुक्का फूकना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कंसेप्ट था, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रॉ मटेरियल की कंजर्वेशन करना, इनोवेशन लेकर आना, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाना, एफिशिएंसी और कार्बन एमिशन को कम करना, बस यही है। और रीमैन्युफैक्चर एक एडिशनल चीज़ होती है। हाँ, आपको अब मुझे ये बताना है कि स्टेप्स अभी तक क्या लिए जा चुके हैं सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। रेगुलेटरी मेजर्स, एक पॉलिसी आई थी 2019 में, ये दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं कैसे, अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से अच्छे से। नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी, इसकी ये क्यों लाई गई थी?
प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न, लंबे समय तक वो चीज़ें टिक सके। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2022 के ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में दे रखा था। ई वेस्ट क्या होता है? आप लैपटॉप यूज करते हो, कुछ लड़कियां श्रेय आईफोन यूज करती हैं, ठीक है, आप बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हो, इन सब को जब ये खराब हो जाएंगे आप इनको फेंक दोगे या कुछ ना कुछ, ये क्या बन जाएगा? ई वेस्ट। यार ये ना कुल मिलाकर आपको पता ना, जैसे कहते हैं कि फ़ोन कभी भी छाती या फिर सर के पास रखकर नहीं सोना चाहिए, रेडिएशन से रिलीज करता है ये, चाहे वो बंद हो चाहे ओपन हो। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको पता है ब्रेन ट्यूमर तक हो सकता है अगर आप 10 साल तक 5 साल तक अपने सर के पास फ़ोन रखकर सो रहे हो तो, या सर के ऊपर या छाती के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें इससे बदल सकती हैं आपके अंदर, शरीर के अंदर। अब ये क्या है? ई वेस्ट को मैनेज करना एक अपने आप में चुनौती भरा काम है। बैटरी और प्लास्टिक और दूसरे ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रूल्स आए थे साल 2022 में, उसमें कंसेप्ट आया था ईपीआर का कंसेप्ट, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट। ये हर एक प्रोड्यूसर जो होता है, कोई भी ई वेस्ट का, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, ई वेस्ट का कौन प्रोड्यूसर होगा यार, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का कोई भी जो प्रोड्यूसर होगा, उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रपोज करी जाती है कि आप जितना हो सके ना उतना अपने प्रोडक्ट को रिसाइकिल करो। दूसरी चीज, आप अपने प्रोडक्ट की, नंबर 1 ये था, नंबर 2 आप अपने प्रोडक्ट की डिजाइन जो है वो कुछ इस प्रकार से बनाओ कि उसकी लॉन्गर लाइफ इंश्योर हो सके, वो लंबे समय तक चल सके, तो लोग इतनी जल्दी उसको डिस्पोज ना करें। लोग क्या होता है, फोन खराब हो जाता है, टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, क्या करवाते रहते हैं? बार बार ठीक करवाते हैं कि नहीं करवाते उसको, कि डस्टबिन के अंदर फेंक दिया अगर एक बार गिर गया तो। उनकी लंबी जिंदगी होती है। और इस चीज को ना और ज्यादा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी से और ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिम्मेदारी रियलाइज करवाने के लिए थोड़ा सा बोला गया था, पुश करा गया था, ठीक है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस ये अवेयरनेस कैंपिंग चलाए गए हैं, स्वच्छ भारत मिशन, हर जगह को हमें साफ रखना है, कूड़ा कचरा फैलाना अच्छी बात नहीं है। एंड ग्रीन ग्रोथ की बात करी गई है, जैसे इंडिया वादा करके आया है 2070 तक COP26 की मीटिंग में ग्लासगो में, तो ग्रीन ग्रोथ का कंसेप्ट बेसिकली क्या कहेगा? एफॉरेस्टेशन, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, याद है वो इंसेंटिव्स देना, टैक्स बेनिफिट, सब्सिडीज, लोअर इंटरेस्ट रेट, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को, कैपेसिटी बिल्डिंग, अटल इनोवेशन मिशन आया इसके लिए। तो याद रखना, ये कल को क्वेश्चन आ सकता है कि अटल इनोवेशन मिशन क्या सर्कुलर इकोनॉमी के कंसेप्ट को या उसके साथ मैच करता है या उसको फुलफिल करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। उसके बाद कुछ एक्शन प्लान लिए हैं सरकार ने, कुछ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए हैं 10 सेक्टर के अंदर सर्कुलर इकोनॉमी के कंसेप्ट को रियलाइज करने के लिए, इंक्लूडिंग ई वेस्ट, ये तो हमने देख ही लिया, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फॉर बैटरी एंड प्लास्टिक वेस्ट, लिथियम आयन बैटरीज का कंसेप्ट आया है। ये जितनी भी ओला की स्कूटी, एथर की स्कूटी और जितनी भी बैटरी वाली जो स्कूटी बन रही है उनकी अंदर जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। उसके बाद एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, जो कि आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है जैसे, और हाई कोर्ट ने, कि 15 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चल सकती, उनका पॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, उनको फटाफट से स्क्रैप कर दो, ताकि क्योंकि उनका जो इंजन है वो पुराना हो गया है, वो कार्बन सूट के पार्टिकल्स रिलीज करेगा जिसकी वजह से गर्मी होगी। दिल्ली के अंदर गर्मी जो शांत हुई है मयूर पिछले 8 महीनों के अंदर, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा ये कहता है कि अब तो आपने देखा होगा ना, हर गली हर चौथे बंदे के पास है यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटी। स्विगी वगैरह वालों ने सब में शिफ्ट कर लिया अपने आप को इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर। गाड़ी भी नेक्सन वगैरह बहुत दिखती है आपको रोडों पे इलेक्ट्रिक वाली, है ना। अब ये धीरे धीरे करके पूरी दिल्ली की शिफ्ट कर जाएगी, दिल्ली दोबारा ठंडा हो जाएगा। दिल्ली गर्म नहीं है, याद करो वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली बात और व्हीकल से वो आने वाली बात, जो ये हीट एमिशन जो होती है, थर्मल एमिशन जो होता है, और ऊपर तक कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह सारी ये होते हैं ना, अंदर वो जो गर्मी पूरी दिन सिकोड़ लेते हैं। लेकिन रोड पे ज़्यादा रहता है गर्मी, ज़्यादा गर्मी रोड पे रहती है, थर्मल एमिशन ज़्यादा रोड पे रहता है। तो इसके लिए ये लिथियम आयन बैटरीज वाली जो स्कूटी हैं इनको अगर अफोर्डेबल बनाया जाए, और अब तो अभी नई चीज़ है तो कंसेशन मिलता है। शेयर जैसे अगर आपने 1.5 लाख की कोई स्कूटी समथिंग लाइक खरीदी ना, तो
सरकार वो दे रही है सब्सिडीज पे, 27,000 रुपये वापस आ जाएंगे बैंक अकाउंट के अंदर 4 महीने के अंदर, ठीक है, बिल्कुल। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स एंड स्क्रैप मेटल एक्सेट्रा, ये सब पॉलिसी जो है ये सरकार की कुछ इनिशिएटिव्स हैं। समझ में आया अच्छे से? बताओ पूरा आर्टिकल। इस डिस्कशन में फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।